नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं करशन के एमएलए बीपी बजगई। स्वागत है बीपी बजगई जी आपका एसके लाइव में। नमस्कार, एसके लाइव आपकी और आपकी पूरी टीम के साथ साथ जो हमारे व्यूअर है सभी को मेरा प्रणाम। बजगई जी, सीधा मुद्दे की बात करते हैं जी। अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में आ रहा है। अब गोरखा, जो कि भाजपा ने 2 इलेक्शन जीत लिए केवल 11 जनजाति की बात लेकर, और इस बार भी कोई हलचल नहीं है। विगत में देखा गया है कि बीपी बजगई, जो कि भाजपा के साथ जुड़े हुए भी नहीं थे, काफी एक्टिव थे और कई दफा दिल्ली भी गए 11 जनजाति की या ट्राइबल की बात लेकर। और जब भाजपा ज्वाइन की, एमएलए बन गए, अब साइलेंट, चुप। कारण क्या है, राज क्या है? देखिए, जो कुछ ऊपर से देखा जाता है अंदर वैसा होता नहीं है। यानी कि ट्राइबल स्टेटस मैं वहां नहीं जा रहा। ओके। आप मुझे जहां शांत दिख रहे हैं, चुप कह रहे हैं ना? नहीं, मैं चुप ट्राइबल की बात को लेकर नहीं हूँ। ट्राइबल की बात को लेकर मैं शांत बोल रहा हूँ, चुप बोल रहा हूँ। अभी तो मैं विधायक हूँ ना। हाँ जी। अब मैं पब्लिक में हल्ला करूंगा कि डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में काम करूंगा? तो काम के बारे में बताइए। मेरे दायित्व मिनिस्ट्री के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर है। अब पब्लिक में हल्ला करना मेरा काम नहीं है। हाँ, जब मैं नहीं था तब मेरी आवाज़ किसी जनप्रतिनिधि तक पहुंचे, मैं हल्ला करता था। आज तो मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ। यानी कि काम हो रहा है। हाँ, काम मुझे करना होता है। जहाँ तक अब ये फिर अरुणाचल प्रदेश की जो ये ट्राइबल अमेंडमेंट बिल की बात आप कर रहे हैं, पार्लियामेंट से तो पुख्ता रूप से हमें कोई सूचना अभी तक मैंने नहीं देखा है। हो सकता है, लेकिन मीडिया में मैंने किरण रिजिजू जी का एक ट्वीट देखा था, क्योंकि मैं अभी उधर फॉलो भी नहीं कर पा रहा हूँ, इधर ही कई सारी समस्याएं उसको भी देख रहा हूँ। तो किरण रिजिजू का एक ट्वीट देखा था, उस ट्वीट से मुझे भी पता चला कि हाँ आ रहा है। लेकिन उसमें जब मैंने थोड़ा अंदर जाके इसके बारे में समझने की कोशिश की, हाँ पहले तो मुझे भी लगा अरे 11 जाति के लिए, गोरखा को जनजाति बनाने के लिए मैं इतना दौड़ा। आपने सही कहा, जब मैं पॉलिटिक्स ही मैंने ज्वाइन नहीं की तब मैं दौड़ा था दिल्ली। तब मैं दिल्ली में मंत्रालय में इधर से उधर दौड़ कर इस बात को उठा रहा था। तो आज ये एक पुरानी मांग है। फिर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस मामले को लेकर यहाँ पर बयान दिया था अपने स्पीच में। वो तो काफ़ी कुछ बयान थे, उस पे चर्चा बाद में कभी करेंगे आपसे। और अभी हमारे गृह मंत्री जी ने भी इस बारे में कही थी। तो इस 2 चुनाव इसी मुद्दे पर हम लोग लड़े, ये आपने सही कहा। लेकिन जहाँ तक इसको देखेंगे, अरुणाचल की ट्राइबल की जो अमेंडमेंट बिल में जो बातें आ रही है और हमारी ट्राइबलशिप की पहलू थोड़ा अलग अलग है। सिक्का एक ही है, पहलू अलग अलग है। अरुणाचल में जो हो रहा है वो सब ट्राइब का ओरिजिनल नेम का अंतर्भुक्ति का मामला है। आप डिफरेंस को समझिए। अरुणाचल में जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है ये सब ट्राइब का ओरिजिनल नेम का अंतर्भुक्ति का मामला है, जबकि हमें नए सिरे से जनजाति बनाना है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, मैं आपको एक बार उदाहरण देता हूँ। 19 का जो इलेक्शन हुआ था, उस समय आप ही ने ये कहा था कि ऑलमोस्ट थ्रू हो गया है, और काफी फोटोज वगैरह भी उस समय रिलीज हुई थी कि बिफोर इलेक्शन हो जाएगा, इफ नॉट सुन आफ्टर इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी ने बहुत इंतजार किया। उसके बाद 21 का इलेक्शन आया। तो वही मैं राकेश जी, आप मुझे बोलने देंगे ना, सारी चीज समझ में आएगी। तो मैं बता रहा था कि ये मामला सिक्का एक ही है लेकिन पहलू अलग अलग है। मैं ये आपको ये समझा रहा था। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कल को हमारे जो 11 जनजाति में तो राई भी है, तो मान लीजिए कल राई ट्राइबल हो गया, राई ट्राइबल हो गया, लेकिन राई के अंदर कई सारे उपजातियां होती है, जैसे खालिंग, वालिंग, इस तरह कई सारे उपजातियां होती है।
अब सरकार ये कहेगी कि हमने तो राई को ट्राइबल बनाया था, हमने शोतांग को नहीं बनाया था, हमने खालिंग को नहीं बनाया था, हमने राई को बनाया था। सरकार तो ये नहीं समझती है कि वालिंग भी राई है, खालिंग भी राई है, शोतांग भी राई है, ये नहीं समझती है सरकार। तो अरुणाचल की बात जो है, वहाँ कुछ एक ऐसी सब ट्राइब जैसे नोक्टे, तांगा, तुत्सा, वांगचो, ऐसे कुछ ट्राइब है जो मूल ट्राइबल हो चुके हैं, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं ये इसको अमेंडमेंट करके अभी मतलब पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। तो ये अलग पहलू है, लेकिन हमको तो पूरा कौम को ही बनाना है, ये अलग पहलू है। और इसके साथ ये मिक्सअप करके देखा नहीं जाए तो ये अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बात पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी ने गोरखाओं को वचन दिया है, वचनबद्ध है कि गोरखाओं की 11 कम्युनिटियों को, 11 समुदायों को जनजाति बनाना है। ये बनाएगी, ये हम विश्वास करते हैं, इसके ऊपर काम भी हो रहा है, ये पक्का होगा। नहीं तो देखिए, राजनीति में हम ज़्यादा दिन झूठ बोल के चुनाव नहीं लड़ सकते। कितना दिन झूठ बोलेंगे लोगों से? तो आज नहीं तो कल लोगों को पता चलेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो हमें झूठ बोलना नहीं है, हमें काम करना है। देखिए, काम करना है। हाँ, वक्त की बात है, समय नज़दीक आ रहा है। गोरखाओं का जो एस्पिरेशन है ये आपकी जनजाति के मामले में ये होगी। लेकिन मैं फिर भी एक बार मैं हमारे जो दर्शक है उनको भी मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। वो क्या है कि ये उनकी जो अभी जो रिजिजू जी ने ट्वीट किया, उसमें जो उनको ट्राइबल बनाया गया था अरुणाचल के कुछ जातियों, उसमें एनी नागा ट्राइब लिखा हुआ था, जिसका डी मीनिंग की उसकी ये एनी नागा टाइप की डी मीनिंग की मामला है। ये नए सिरे से इसको अलग करके बनाने की मामला नहीं है। और ये गोरखाओं की जो 11 जात गोष्ठी है, इसको जनजाति बनाने के मामला और ये डीमीनिंग की मामला, ये 2 अलग अलग पहलू है। तो इस अलग अलग पहलू को हमें समझना चाहिए। तो ये बातें ही अलग अलग है, सब्जेक्ट ही अलग अलग है। तो इसीलिए, लेकिन अभी पहाड़ में क्या हो रहा है आपको ये बता दूं। इसी चीज़ को दिखा के रिजिजू जी का यही ट्वीट को दिखा के अभी पहाड़ में राजनीति हो रही है। गोरखाओं को धोखा दिया गया, गोरखाओं को ये किया गया, गोरखाओं को वो किया गया। ये वो लोग बता रहे हैं, जो कुछ कर नहीं रहे हैं, और उनको आरोप लगा रहे हैं जो कुछ करना चाहते हैं। आशा करते हैं कि 24 जी से पहले एज बीजेपी भाजपा एमएलए आप क्या बोलते हैं कि 24 से पहले हमारे दर्शकों को खुशखबरी मिल जाएगी? देखिए, मैं पॉलिटिकल ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि मैं कोई एक ज्योतिषी उसमें नहीं, कोई तारीख, कोई साल मैं बता दूं कि हाँ अमुक दिन ये होगा, फलां दिन ये होगा, फलां दिन ये होगा। इस तरह मैं दिन तय करने वाला पॉलिटिकल ज्योतिषी तो हूँ नहीं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा हमारे सारे दर्शकों को, हमारे गोरखा भाइयों को, वो ये कि जो 2 वायदे में, आप तो सिर्फ एक प्रश्न कर रहे हैं, हमने 2 राजनीतिक वायदे अपनी जनता से किए, गोरखाओं से किए। ये जो 2 राजनीतिक वायदे हैं, इस वायदे को हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। क्योंकि मैं खुद भी देखिए इस मामले से जुड़ा हुआ हूँ। मैं थोड़ा राजनीति में हार्ड लाइनर भी हूँ, आप जानते हैं। तो मैं खुद इससे जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने अपने भाषणों में, वक्तव्य में चुनाव से पहले कहा था कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कमाना है, वो है जनाजा में जितना लोग चल सके मेरे मरने के बाद अर्थी के लिए, मुझे वो कमाना है। और उसको कमाने के लिए लोगों से झूठ बोल के वो कमाया नहीं जाता है। लोगों का दिया गया वायदे को पूरा करके ही वो कमाया जा सकता है। तो देखिए, मैं आज भी अपनी छाती पर हाथ रखकर मैं कहता हूँ कि मैंने जनता के साथ जो वायदा किया है, और पार्टी ने जो भी जनता के साथ वायदा किया है, उसको करवाने के लिए, पार्टी को इस चीज़ की दबाव देने के लिए या समझाने के लिए, या पार्टी को इस चीज़ को आगे रखने के लिए मुझसे जो भी बन सकता है, मैं बतौर विधायक वो करूँगा। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह जनता को धोखा नहीं देगी, और मुझे विश्वास भी है इस मामले में। काम थोड़ा बहुत हो रहा है, आगे जा रहा है। हम कुछ दिनों बाद फिर दिल्ली भी जा रहे हैं, 2-3 टीम होके जा रहे हैं हम लोग। पहली तो कुछ बंगाल के मामले लेके मैं खुद जा रहा हूँ, उसके बाद फिर हमारे यहाँ की जिला कमेटी के सदस्यों को लेकर भी मैं दिल्ली जाने का एक योजना हमारी बन रही है। और इन सारी बातों में क्या है कि हमारी यही पॉलिटिकल डिमांड्स जो भी है, इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोग सभी से मिल रहे हैं। अब आगे से समझाना तो नहीं है कि हमें ये है, हमारा ये है, हमारा ये। अब दिल्ली में जाके हमें वो समझाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली वाले समझ चुके हैं, हमारे सेंट्रल कमेटी समझ चुकी है। बस इसको आगे बढ़ाने की जो प्रक्रियाएँ हैं, इसको थोड़ा जल्द किया जाए और गोरखाओं की समस्या की जल्द से जल्दी निवारण हो जाए। इसके लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, 2-3 टीम बन के जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, आज जिस चीज़ को दिखाकर पहाड़ पर राजनीति हो रही है, रिजिजू जी का जो ट्वीट है, इसको दिखा के गोरखाओं को धोखा दिया जा रहा है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये जो ट्राइबल अमेंडमेंट बिल जो अरुणाचल के लिए आ रही है और गोरखाओं का जो 11 जनजाति का मामला है, हाँ सिक्का एक ही है जनजाति वाला, लेकिन पहलू अलग अलग है। इसको अलग तरीके से ही देखना चाहिए। चलिए, इतने दिन हो गए अलग अलग तरीके से ही देखते आ रहे हैं और आशा अभी तक छोड़ी नहीं है। वो आप समझ गए होंगे 21 के चुनाव को देखकर। अभी भी लोग उसी आशा के साथ जी रहे हैं, आशा करते हैं कि वो आशा बरकरार रहे और फलदायक रहे। देखिए, जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना। ये 5 साल हम अगर जनताओं के आशाओं के अनुरूप, उनके अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चल सके तो जनता हमें फेंक देगी। इस चीज़ का ज्ञान हमें है। चलिए, तो ये जानते हुए जो वादाएं हमने की है, देखिए कुछ डेवलपमेंट की बातें भी है, मैं अलग से आपको बताना चाहूँगा। आज तक हमारी क्षेत्र की जनता ने जो भी मुझे कंप्लेन किए, हमें ये चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, लिखित रूप में आप देखोगे तो हर कंप्लेन को मैंने उसका कंसर्न डिपार्टमेंट पर भेजा है। अब जनता की काम करना और नहीं करना ये बंगाल सरकार की बात है, हमने अपनी ड्यूटी पूरा किया। अब बंगाल सरकार अगर जनता को कुछ देना ही नहीं चाहती है, टीएमसी सरकार, तो उनकी बात है। हम बाद में जनता के पास लिख के दिखा देंगे कि हाँ हमने ये तारीख को, फला तारीख को हमने यहाँ इस डिपार्टमेंट पर भेजा था, आपकी सुनवाई नहीं हुई, ये हम बाद में बता देंगे। लेकिन मैं आशा करता हूँ, मैं टीएमसी से भी अपेक्षा करता हूँ कि मैंने इस चीज़ को असेंबली में भी बोला था कि विपक्षी का मतलब हमेशा विष उगलने वाले होते हैं, ये नहीं समझना चाहिए। विपक्षी इस राज्य की विकास के लिए, अमन चैन के लिए, जनता के सुख शांति के लिए सरकार अगर विपक्षी को ठीक तरह से देखे, उनकी बात सुने, तो विपक्षी एक अच्छा साथी भी बन सकता है, विपक्षी एक अच्छा पथ प्रदर्शक भी बन सकता है। तो मैं विकास के लिए हमने जो करना है, वो वायदे जो किए थे मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल डिमांड की सवाल है, अब ये पॉलिटिकल डिमांड दोनों के दोनों बंगाल सरकार के साथ एसोसिएट नहीं है। ये दोनों के दोनों पॉलिटिकल डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, केंद्र सरकार के साथ एसोसिएट है, और हमारी ही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार केंद्र में है। इस चीज़ का इल्म है हमें। ओके। तो हम उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जनता को न्याय मिलेगा, जनता को न्याय मिलेगी, जनता को न्याय मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार को मालूम है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले खाता गोरखाओं ने खोला था, और आज तक उस विश्वास को बरकरार रखा है। पहले जो दोस्त थे उनके रहते हुए भी विश्वास बरकरार रखा है, पहले वाले दोस्त छूट गए उसके बाद भी उस विश्वास को बरकरार रखा है भाजपा के ऊपर। तो इसका इल्म हमें है, पार्टी को है, केंद्र सरकार को है। बस हम दौड़ेंगे तो गिर सकते हैं, धीरे से चल के लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि बहुत जल्दी
यहाँ की भी डिमांड पूरी होगी। बच गई जी। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का जो अमेंडमेंट बिल है, ट्राइबल अमेंडमेंट बिल, वो तो आ रहा है। रिजिजू ने कहा, और वो मतलब जो है नॉर्थ ईस्ट से ही बिलोंग्स करते हैं और आज बहुत अच्छे मंत्रालय में है वो। अब क्या आपको नहीं लगता कि अगर गोरखा इस बार जो मतलब फेरबदल हुआ सेंट्रल मिनिस्ट्री में, वहां एक गोरखा को भी अगर मिल जाता तो आसानी होती बात पहुंचाने में, एक मंत्रालय मिल जाता तो? राकेश जी, आपने उसी बात को छेड़ दी जिस बात की चर्चा दार्जिलिंग में हो चुकी है। दार्जिलिंग में हो चुकी है कि हमारे सांसद को लेके उनको बनाया जाना चाहिए था। उत्तर बंगाल में इन्होंने बहुत काम किया है, इनको गोरखाओं को थोड़ा धोखा हुआ बोल के कुछ चर्चाएं चली थी। और इस चर्चा का मूल कारण ये था कि ये फेरबदल में उत्तर बंगाल से 2 जन को मंत्री पर मतलब MOS में लाया गया। लेकिन मैं उस तरह समझता नहीं हूँ, मेरी समझ थोड़ी अलग है। आज से कुछ महीने पहले या साल पहले जब राजू बिष्ट जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, नेशनल लेवल पर एक नेतृत्व दिया गया पार्टी में, और अब तो महामंत्री भी बन गए हैं, तो उस वक्त तो उत्तर बंगाल में किसी और समुदाय ने हमको नहीं बनाया नहीं कहा। उन्होंने तो राजू जी को एक्सेप्ट किया, उन्होंने वेलकम किया, केंद्र को धन्यवाद दिया। और आज किसी और समुदाय से उत्तर बंगाल से बने तो हम क्यों नाराज होंगे? मैं भी केंद्र सरकार का शुक्रगुजार हूं कि आपने एटलीस्ट इस उत्तर बंगाल से जहां हम रहते हैं 2 MOS आपने दे दिया। मैं तो धन्यवाद देता हूं, मैं इस डिसीजन को वेलकम करता हूं। और जब MOS इनको दिया गया, आज से पहले जब राजू जी को देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी का पूरा पॉलिसी का लोड सर में लेके चलना होता है। ये कोई बच्चों के खेल नहीं है एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होना। तो इसमें हमारे गोरखा चेहरे को राष्ट्रीय स्तर पर जब विश्वास किया गया था, हम उसके धन्यवादी नहीं हो सकते। देखिए, इसीलिए अगर कभी सरकार को लगे, अगर कुछ ऐसा समय आ जाए, कभी गोरखा मंत्रालय में आ भी जाएं, कभी कोई मंत्री बन जाए केंद्र में, वो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है। लेकिन अगर हम काम करेंगे तो केंद्र से या राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते से पार्टी के सेंट्रल कमेटी से हमको पुरस्कार मिलती है। पुरस्कार ये मिलती है कि पूरा कौम को उन्होंने विश्वास करके उन्होंने एक पद, एक दायित्व दिया, और आज तो उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया युवाओं का। देखिए, ये पार्टी की दायित्व तो बहुत बड़ी दायित्व होती है, वही पार्टी तो मिनिस्ट्री बनाती है। तो जो मंत्री तय करता है उसमें बड़ा पोस्ट लेना बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं ये नहीं समझता हूं कि लेकिन अगर हो तो वो सोने पे सुहागा होगा, वो अच्छा होगा। चलिए, कोई बात नहीं, वो राष्ट्र महामंत्री बन गए हैं। इधर BP बच गई, जो कि 11 जनजाति के लिए आज से नहीं काफी पहले से ही संघर्षरत है। अब 2 जन मिलके आशा करते हैं कि बहुत ही जल्दी 11 जनजाति का मुद्दा दिल्ली में गरमाएगा और बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ 2 जन को क्यों पकड़ते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए, महामंत्री और दूसरा आप जो है, क्योंकि आपको देखा गया है जब भी विगत में आप मतलब जो है मीडिया में आए, वो जिम्मेदारी ले रहा हूँ। जिम्मेदारी लेते हुए मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे सांसद राजू बिष्ट जी तो एक हो गए पक्का। सिक्किम में भी एक सांसद हैं जो चाहते हैं कि 11 जनजाति मिले। हम बंगाल में आज 4 विधायक हैं नेपाली भाषी,
गोरखा। आज सिक्किम में भी जो आज सिक्किम का हर कम्युनिटी में एक लिंगुआ फ्रांका के तौर पर नेपाली भाषा है, इसको बोलने वाले 32 विधायक है, वहाँ एक मुख्यमंत्री हैं। देखिए आसाम में है। हम सारे मिलकर ही लड़ेंगे ना इसके लिए, सारे मिलकर ले। एक किसी एक हम श्रेय क्यों लेने जाए ना, लीड को तो एक को करना होगा। हम श्रेय एक होके नहीं लेंगे। अगर जिस दिन भी ये होगा उस दिन ये हम सबकी श्रेय होगी, सबकी योगदान रहेगी। और सबसे बड़ी योगदान तो हमें इसकी मान्यता देने वाली केंद्र सरकार की होगी, सबसे बड़ी योगदान तो। लेकिन जितने भी हम हैं अभी इसको चाहने वाले, ये सिर्फ एक दार्जिलिंग में ही नहीं है, भारत में और प्रांत में भी है, तो सारे मिलकर ही इसके लिए लड़ रहे हैं। हमारा फोकस थोड़ा छोटा हो चुका है, हम सिर्फ दार्जिलिंग को ही देखते हैं। लेकिन जहाँ तक गोरखाओं का सवाल आता है, दार्जिलिंग बहुत छोटी जगह है गोरखाओं के सवाल में, बस केंद्र भूमि मैं मानता हूँ, लेकिन छोटी जगह है। अगर हम गोरखाओं के सवाल में कुछ बातें करेंगे तो पूरा देश में जहाँ भी गोरखा है उनके लिए देखना पड़ेगा, उनके लिए सोचना पड़ेगा। आज आसाम को, सिक्किम को लेके और भी जगह कई सारे, देहरादून है, दिल्ली है, कई सारी जगह, सबको लेके हमको चलना होता है। तो जब भी सरकार में पॉलिसी बनती है उन सबको लेकर ही बनती है, तो जो भी होगा अच्छा होगा। चलिए, आशा करते हैं। धन्यवाद, आपने एसके लाइव को समय दिया। थैंक यू। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri.